Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpata. So in this lecture series of UGC Net Economics, आज हम next set of 20 questions करेंगे, ठीक है? So we'll start with 61st question. 61st question says which of the following act as an instrument to help borrowing by the government? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR. तो रेपो रेट तो होता है जब सेंट्रल बैंक लेंड करता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है. रिवर्स रेपो रेट इज जब सेंट्रल बैंक बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, ठीक है. एंड CRR जब कमर्शियल बैंक RBI के पास कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करता है, तो दैट इज CRR. SLR जब कमर्शियल बैंक अपने पास कुछ मिनिमम डिपॉजिट रखता है, सो दैट इज SLR, ठीक है. सो अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट हेल्प करता है इन द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट. सो इसका सही आंसर है दैट इज SLR, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी जो है वो पूछ रखा है. इसमें मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया कवर्स ओनली व्हीट, पैडी, कोर्स सीरियल्स की मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर grade A paddy is always high than that of common paddy. सो सही आंसर जो है वो ये. इसका मैं एक बार लिस्ट दिखा देती हूँ कि कैसी लिस्ट रहती है इसकी. MSP में क्या क्या कौन सी कमोडिटीज़ आती हैं ये आप देख लीजिए. पैडी का जैसे कि हमने बात करी, ग्रेड A जो है दैट्स देयर, ठीक है. सो दैट इज़ देयर. सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस for grade A paddy is always higher than the common paddy. सो आपको दिख रहा है पैडी के अंदर ग्रेड A, ज्वार के अंदर हाइब्रिड और मालदांदी जो है दैट्स देयर, बाजरा, मेज़, रागी, अरहर जिसे हम तूर भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन है. इसमें मीडियम स्टेपल भी होता है और लॉन्ग स्टेपल भी होता है. ऐसे ही हमारा ग्राउंडनट इन शेल और सनफ्लावर सीड, सोयाबीन. सनफ्लावर सीड का ब्लैक और येलो है. सेसमे है एंड नेगर सीड्स हैं. रबी क्रॉप्स के अंदर हमारे वीट, बार्ले, ग्राम, मैसूर जिसे लेंटिल जो दाल होती है वो है. रेप सीड्स स्लैश हमारा मस्टर्ड. ऐसे ही हमारा तूरिया है और अदर क्रॉप्स में हमारा कोपरा और उसमें हमारा दी हस्ट जो कोकोनट होता है वो, जूट और शुगर केन, ये सब आता है. तो आपको पता चल ही गया कौन सी चीज़ें नहीं होती. सो विच इज़ अ करेक्ट, दैट्स सेकंड जो है वो करेक्ट है. सो थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट इज़ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डू कीनजियन और हमारा मॉनेटरिस्ट के व्यूज़ जो है वो अग्री हुए थे. वर देयर रिसेशनरी गैप, हमारा फ्लेक्सिबल वेजेस जो रिट्रीव कर देंगे लेबर मार्केट को इक्विलिब्रियम क्विकली, जल्दी से वहाँ पहुँचा देंगे. तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट पे दोनों की अग्रीमेंट नहीं हुई थी. चीज़ें व्यू पॉइंट जो थे सेम नहीं थे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डिमांड शॉक इज़ चेंज इन सप्लाई, नहीं. आउटपुट डेविएट्स एट टाइम फ्रॉम पोटेंशियल आउटपुट बिकॉज ऑफ डिमांड शॉक, ऐसा भी कुछ नहीं है. डिमांड फॉर मनी इज़ इंटरेस्ट इलास्टिक, ये सही ऑप्शन है. ये व्यू पॉइंट जो था वो कीनजियन और मॉनेटरिस्ट का दोनों का सेम था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट परेटो ऑप्टिमैलिटी इज़ करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट जो है परेटो ऑप्टिमैलिटी के बारे में करेक्ट है. कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमाइज करता है अपनी सेटिस्फैक्शन को, सही है. सेकेंड, देयर इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द फैक्टर एंड द कमोडिटी मार्केट, ये भी सही है. कंज्यूमर हैव कार्डिनल यूटिलिटी फंक्शन, ये बिल्कुल गलत है. ऑल द फैक्टर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कमोडिटीज़, ये भी सही है. सो इनकरेक्ट कौन सा है, थर्ड जो है दैट्स द इनकरेक्ट वन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 65th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन क्राउडिंग आउट इन द इकॉनमी. कौन सी चीज़ जो है वो क्राउडिंग आउट के अंदर रिजल्ट करेगी. पब्लिक बोरिंग टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सही है. पब्लिक बोरिंग टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन सैलरी एंड वेजेस, ऐसा कुछ नहीं होता क्राउडिंग आउट इफेक्ट के अंदर.
थर्ड, पब्लिक बोरोइंग टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, बिल्कुल सही है. पब्लिक बोरोइंग टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट, ये भी सही है. ठीक है. सो ऑल द थ्री आर करेक्ट, मतलब दीज थ्री आर करेक्ट, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्लैश आर करेक्ट अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट. सो इट इज़ अर्नड इन लॉन्ग पीरियड ओनली, नहीं, गलत है. इट इज़ अर्नड इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नहीं. इट इज़ अर्न बोथ इन लॉन्ग एंड शॉर्ट रन, ये बिल्कुल सही है. और इट इज़ अर्न इन शॉर्ट पीरियड ओनली, ऐसा नहीं है. लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड दोनों में ही नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकते हैं. ठीक है. 67th क्वेश्चन. द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग इन इंडिया इज़ रिकमेंडेड बाय, किसने दी थी? R.H. खान कमेटी में जो है इसकी रिकमेंडेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम एंड स्टेटमेंट. सो इसमें सेविंग जो है पॉजिटिवली रिलेटेड इनकम के साथ, बिल्कुल सही है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है MPS जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शंस. इन एन इकोनॉमी एक लीनियर होमोजीनियस कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है. शेयर ऑफ कैपिटल जो है और लेबर जो है वो गिवन है 40 और 60%. सो ऐसे क्वेश्चन के लिए जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कॉब डगलस का, तो कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन आप लिखो क्या होता है. कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन इज़ हमारा y इज इक्वल टू L रेज टू पावर अल्फ़ा K रेज टू पावर बीटा. ठीक है. सो आपको क्या लिखना है? लॉग y इक्वल्स टू लॉग A प्लस अल्फ़ा लॉग L प्लस बीटा लॉग K. ठीक है. इसमें आपको शेयर्स जो हैं वो दे रखे हैं कैपिटल और लेबर का. कैपिटल का इज़ लॉग A जो है वो हमें ढूंढना है. लॉग अल्फ़ा जो है दैट इज़ गिवन एज, जो कैपिटल का है वो हमारा 40 है और जो लेबर का है वो 60 है. सो यू कैन राइट 60% एंड लॉग L जो है दैट इज़ ऑल्सो गिवन, प्लस हमारा जो है बीटा भी दे रखा है विच इज़ 40%. अब कैपिटल स्टॉक और उनकी ग्रोथ रेट दे रखी है. 8% दे रखी है, 3% और 7% दे रखी है. ठीक है. तो जो हमारा 8% है और जो 3% है, कैपिटल स्टॉक और लेबर जो है वो ग्रो कर रहे हैं 8% और 3% पे. कैपिटल स्टॉक 8% पे ग्रो कर रहा है और ये जो है 3% पे ग्रो कर रहे हैं. ठीक है. ऑल्सो जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट जो है दैट इज़ ग्रोइंग एट 7%. ठीक है. सो इसको आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का ग्रोथ रेट निकालना विच इज़ लॉग A. सो 0.6 इंटू 3 कितना होगा? 6, 12, 18. 1.8 प्लस 16, 24, 32. 3.2 प्लस लॉग A हो गया एंड 7 के इक्वल हो गया. ठीक है. सो इन दोनों को ऐड करेंगे. व्हाट यू एग्जैक्टली गेट इज 0, दैट इज 10.45. सो 7 में से 5 जाएगा. व्हाट यू गेट इज 2. सो 2% जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज बिफोर इंडियन इकोनॉमी. कौन सा जो है वो चैलेंज नहीं है? वाइंडिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, ये बिल्कुल ट्रू है. कौन सा नहीं है वो ढूंढना है. इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म इन द वर्ल्ड, ये भी सही है. हाई इम्पोर्ट ऑन गोल्ड जो है दैट इज़ नॉट अ चैलेंज. ऐसा कुछ नहीं हो रहा. मतलब इम्पोर्ट्स जो गोल्ड के ऊपर हैं वो हाई नहीं हो रहे, वो चैलेंज नहीं है. ये सब चैलेंज हैं. जो डेप्रिसिएशन हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में, ये भी एक चैलेंज है. वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी एक चैलेंज है. प्रोटेक्शनिज्म वर्ल्ड के अंदर बढ़ रही है, ये भी एक चैलेंज है. तो तीनों जो है वो चैलेंज है. कौन सा नहीं है? दैट इज़ हाई इम्पोर्ट ऑन गोल्ड जो है दैट इज़ नॉट अ चैलेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस. CACP का ऑब्जेक्टिव कौन सा है? मतलब वो इनमें से कौन से हैं ऑब्जेक्टिव? टू इंश्योर मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल
टू फार्मर्स बिल्कुल सही है, टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चर प्राइजेस बिल्कुल सही है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स ये भी बिल्कुल सही है. सो तीनों सही हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. According to the new classical economics, real business cycle are result of which of the following. कौन सा जो है वो real business cycle का result है? Innovations, बैड वेदर दोनों जो हैं वो रिज़ल्ट हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो हमारे रियल बिजनेस साइकिल दोनों का रिज़ल्ट है. सो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट ट्रीटेड नेचर एज नागर्डली. सो किसने ट्रीट किया था? दैट इज़ रिगार्डो और हमारा थॉमस Robert Malthus. So both of these are there. So second and fourth जो है that's the correct option. Why are indirect taxes regressive? Indirect taxes जो है वो regressive क्यों होते हैं? None of the above is correct. गलत है. They are charged at high rate than direct taxes. गलत है. They are charged at the same rate for all the income groups. सही है. इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं. ठीक है, सारे इनकम ग्रुप्स के लिए एक जैसा चार्ज किया जाता है. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्सेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू बेंट हैंसन, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज फैक्टर इनहैंसिंग इफेक्टिव डिमांड. कौन से जो हैं वो ट्रीट किए जाते हैं फैक्टर इनहैंसिंग इफेक्टिव डिमांड? क्या वो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, राइजिंग पॉपुलेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम? सो करेक्ट ऑप्शन इज़ दिस. पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड राइजिंग पॉपुलेशन जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि इन्हांस कर देते हैं इफेक्टिव डिमांड को. सो फर्स्ट एंड सेकंड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. इसमें से जो कोड गिवन है इसमें से हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है. सो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल जो है वो किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय कल्की ने दिया था हमें ये. ठीक है, सो कल्की ने दिया था. टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म जो था दैट वाज गिवन बाय बी हिगिंस ने दिया था हमें ये. ठीक है, सो दिस वाज गिवन बाय बी हिगिंस. एंड सी दैट इज़ हमारा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो था दैट वाज गिवन बाय हमारा व्हाट वी से दिस डी मॉरिस ने दिया था. ठीक है, सो दिस वाज गिवन बाय डी मॉरिस. परमिसिव एंड कंपल्सिव सीक्वेंस ऑफ एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज जो था दैट वाज गिवन बाय ये हमारा जो डी ऑप्शन है दैट वाज गिवन बाय ए ओ हर्शमैन ने दिया था ये हमें. ठीक है, सो दिस वाज गिवन बाय ए ओ हर्शमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हिस्टोरिकली द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन अनफेवरेबल. जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जो है दैट इज़ अनफेवरेबल ड्यू टू द फैक्ट दैट जब इनकम जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में राइज होती है तो डिमांड जो है प्राइमरी गुड्स की डिक्लाइन हो जाती है. इसके रीजंस देखते हैं. सो फर्स्ट इज़ हमारा इनकम इलास्टिसिटी फॉर डिमांड इज़ फॉर द प्राइमरी गुड इज़ हाई. गलत है. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइमरी गुड इज़ लो. दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. सो दैट इज़ वाई उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है. जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इनफैक्ट बोल रखे हैं कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है डेवलपिंग कंट्रीज़ के वो अनफेवरेबल होते हैं क्योंकि इनकम जब डेवलप्ड कंट्रीज़ की बढ़ती है तो डिमांड जो है प्राइमरी गुड्स की डिक्लाइन हो जाती है क्योंकि उनकी इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो प्राइमरी गुड्स की लो होती है. ठीक है, सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 78th क्वेश्चन. जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था? 2005 के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ द कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन द वैल्यू ऑफ द सब्सटीट्यूशन पैरामीटर इज़ -1. सो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1/1 माइनस रो विच इज़ 1/1 माइनस -1 इज़ 1/2. सो 1/2 जो है वो करेक्ट आंसर है. इसमें सही दे नहीं रखा है. ये की में भी प्रॉब्लम थी तो इसे करेक्ट किया गया था बाद में. ठीक है, सो दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. बाकी कई बच्चों ने ऐसे बीच में थोड़ा तुक्का लगा के 1/1 माइनस 1 करके 1/2
0 विच इज़ इन्फिनिटी करके इसको आंसर करते थे. सो दैट वाज 2. वैसे टेक्निकली दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द स्टेटमेंट टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरेटिकल कंसेप्ट. कई सारे जो टू मच मनी चेजिंग जो है वो टू फ्यू गुड्स जो है उसको उसकी तरफ ले जाती है. ये कॉन्सेप्ट जो था थियोरेटिकली किसने दिया था? सो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बिन टॉट अस इन क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी. ठीक है, ये हम क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी में पढ़ते हैं. टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स. ठीक है, सो फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर है. आई होप आपको 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे. कल हम नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. ऑल्सो इनके PDFs लेने के लिए मैं इसका टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. यू कैन गेट दोज ऑन माई टेलीग्राम चैनल. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.